नमस्कार साथियों, मैं एकलव्य साहू अपने YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र का तीनों का मिक्सिंग प्रश्न है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह प्रश्न दोस्तों आपके CG प्रयोगशाला परिचालक, सहायक लैब टेक्नीशियन और साथ में CG पुलिस की तैयारी कर रहे उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देखेंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो उपलब्ध होता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, ये एक क्या होता है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि पौधे की जो हरी पत्तियां हैं उसमें संपन्न होती है। ये प्रकाश ऊर्जा को क्या, जो प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश ऊर्जा उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। साथ में ये जो अपना जो लाल और नीले रंग की जो होती है रंग होती है ना, उसमें तेजी से प्रकाश अभिक्रिया होता है। साथ में जो बैगनी और पीले रंग है वो सबसे कम होता है। इसमें से जो मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन होते हैं वो किससे, जल से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये प्रत्येक बार पूछता है, इसको 2022 में अभी रिसेंटली में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन सी, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। और ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनुकूल तापक्रम चाहिए। 10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए चाहिए होता है। और इसका जो अंतिम उत्पाद बनता है दोस्तों वो ग्लूकोज होता है। प्रकाश अभिक्रिया होती है उसमें अंतिम उत्पाद है वो ग्लूकोज के रूप में आता है। प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का। यहाँ पर देखिए, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना प्रकाश संश्लेषण की मुख्य क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा क्या कहते हैं, जो गैस है उसको उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है आती है वो कहाँ से आती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो उसमें से जो ऑक्सीजन लिया जाता है वो जल से लिया जाता है, क्योंकि जल में होता है H2O और H2O से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना वो उसको यहाँ पर है वो अपने ऑक्सीजन के लिए उपयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला और लाल रंग है उसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? बैगनी, लाल, नीला, हरा।
तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाल रंग होता है दोस्तों प्रकाश का, है ना, सूर्य का जो प्रकाश है तो उसमें लाल रंग होता है, उसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और साथ में जो आपका है ना जो बैगनी कलर है ना, बैगनी है, उसमें सबसे कम होता है। साथ में जो आपका पीला रंग होता है बैगनी, है ना, एक होता है आपका बैगनी और दूसरा होता है आपका पीला रंग। ये दोनों में सबसे कम मात्रा में, सबसे कम में आपका पीला आ जाएगा और उसके पहले बैगनी आ जाएगा। और आपका जो सर्वाधिक है वो लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरित लवक में, परऑक्सीसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सब में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित लवक में जो प्रकाश शोषण है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? CO2, O2, पानी, ग्लूकोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है, क्योंकि जो कार्बन है ना, ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है और साथ में ऑक्सीजन को उसको मुक्त करता है। और ये जो इसका रासायनिक सूत्र है 6CO2 + 12H2O, इससे रिएक्शन करते हैं तो C6H12O, O6 + 6H2O और 6O2 देता है। तो यहाँ पर जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज होता है, तो यही इसका अंतिम उत्पाद होता है। साथ में जो जल का अणु होता है और ऑक्सीजन के क्षण उसको मुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हरी पत्तियां पौधों में क्या करती है? श्वसन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसको संपन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, आर्सेनिक। यहाँ पर जो पोषक तत्व नहीं है दोस्तों वो क्या है? आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आर्सेनिक है वो पोषक तत्व नहीं है पादपों में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधों की वृद्धि के लिए कितने वृहद पोषक तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता है वो होती है। यहाँ पर पोषक तत्व है 6, 7, 9, 8। तो यहाँ पर जो वृहद पोषक तत्व है दोस्तों उसमें आपको आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 पोषक तत्व है वो वृहद, मेजर, है ना, मेजर एलिमेंट होता है, उसमें आता है। जो पौधा है उसके लिए, जो पौधे के लिए जो वृद्धि और विकास के लिए यहाँ पर जो 16 प्रकार के तत्व, पोषक तत्व है वो उसकी आवश्यकता होती है, जो हवा, पानी और मृदा से प्राप्त किया जाता है। जिसमें जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, है ना, उसमें आपका आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, साथ में मैग्नीज, सल्फर और आयरन होता है। मैग्नीज, सल्फर और आयरन, ये 7 तत्व होते हैं जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। उसी प्रकार से जो लघु मात्रिक तत्व होते हैं उसमें क्या होता है? बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और जिंक, ये लघु मात्रिक पोषक तत्व या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? बोरॉन, जस्ता, सोडियम, ताम्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका सोडियम है वो क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, मतलब लघु मात्रक तत्व है वो नहीं है सोडियम। इसमें लघु मात्रक तत्व में आता है दोस्तों आपका बोरान आ जाता है, कॉपर आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, मैग्नीज आ जाता है और मोलिब्डेनम है, ये आ जाता है। और साथ में जो आपका जिंक है, ये आपका अनिवार्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है। तो जो सोडियम है वो नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पादप में जाइलम इसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जल का वहन करता है। जाइलम है क्या होता है? जल का वहन करता है, जो पूरा पत्तियों तक या पौधे के जो पत्ते वहां तक उसको पहुंचाने का कार्य है वो करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्राइट्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नाइट्रेट्स होता है ना, HNO3 है ना, HNO3 - आयन में, या फिर
NO2 नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में यहाँ पर क्या है, जो पौधे वो नाइट्रोजन को ग्रहण करती है, डायरेक्टली वायुमंडल से नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि अक्रिय अवस्था में होती है। उसको सक्रिय करने के लिए भूमि के अंदर जाना होता है और वहां से नाइट्रेट्स के रूप में क्या करते हैं, जो पौधे का जो जड़ है वहां से उसको नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का। यहाँ पर पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो यहाँ पर जो फ्लोएम का कार्य होता है दोस्तों, वो क्या होता है, फ्लोएम का क्या करता है, आहार वहन के लिए होता है। यहाँ पर पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन हेतु किसका उपयोग किया जाता है, फ्लोएम का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स है एब्सिडिक एसिड, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन है दोस्तों, वो पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल समझ जाएगा, इथाइलिन है, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसको CGPSC के 2013 और 2017 के एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, दालों के अंकुरण में निम्न के मध्य कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं, थायमिन में वृद्धि, रिबोफ्लोविन में वृद्धि, विटामिन सी में वृद्धि। तो यहाँ पर जो कोड दिया है दोस्तों, उसके आधार पर आपको बताएं तो कौन कौन सा चीज जो अंकुरण में मददगार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर थायमिन में वृद्धि और रिबोफ्लोविन में वृद्धि है, वो उसके लिए ये कार्य है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, एथाइनिन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। तो यहाँ पर जो पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों, वो आज आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जगह, इंसुलिन है। इसकी कमी से क्या होता है, मनुष्य में जो है डायबिटीज की है वो रोग है वो होता है। बाकी साइटोकाइनिन, एथाइलिन और जिब्रेलिन ये क्या पादप हार्मोन्स है, लेकिन इंसुलिन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ये है, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हरे पौधा उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन है, उसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसमें कुनैन प्राप्त किया जाता है, सिनकोना की जड़ से, सिनकोना की पत्तों से, सिनकोना की फल से, सिनकोना की छाल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कुनैन है वो प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से, यहाँ पर है कुनैन को प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से कूट की सहायता से सुमेलित कर सही उत्तर चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सूची 1 में दिया है दोस्तों, हार्मोन्स का नाम दिया है, और वहां से जो सूची 2 में फल और जो प्राप्त होते हैं हार्मोन्स, उनका नाम दिया गया है, तो उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सिन है आपका आ जाएगा कोशिकाओं का दीर्घीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, एथिलीन है वो आपको फलों को पकाने के लिए उपयोग में जाता है, एगर एगर है वो है आपका शैवाल से प्राप्त किया जाता है, और लौंग है वो फूलों की कली है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको 5 बार लगातार पूछा जा चुका है। अफीम पौधों के किस भाग से मिलती है, जड़ से, बीज से, डोडो से, नए पत्ते से। तो यहाँ पर जो अफीम है दोस्तों, पौधा के जो डोडो वाला भाग होता है उससे प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का, निम्न में से कौन पौधा का वृद्धि हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकिनिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पादप वृद्धि हार्मोन है वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो साइटोकिनिन है वो है। क्योंकि यहाँ पर पादप हार्मोन है दोस्तों, जो पौधों में क्या करते हैं, विकास को संतुलित करते हैं, पुष्पन क्रिया और जो जैविक क्रिया है उनको क्या करते हैं, पूरा समन्वय करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ऑक्सिन क्या कहता है, ये जो पौधे हैं उसके ऊपरी सिरे पर बनते हैं, है ना। साथ में जिब्रेलिन है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पौधे के ऊपरी सिरे है उसमें भ्रूण में बनता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्व है यहाँ पर। इसी प्रकार से जो साइटोकाइनिन है उसका काम क्या होता है, वृद्धि को क्या करते हैं, प्रेरित करता है, साथ में पौधों के अंग निर्माण में के नियंत्रण में मदद करता है, और प्रसुप्ति काल के समय जो बीज है उसको प्रसुप्तावस्था में रहता है उसको क्या करता है, जीर्णता को रोकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 27वां नंबर का, तो कौन सा पौधा इंडियन जीन सिंह के नाम से जाना जाता है, अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंडियन जीन सिंह के नाम से जो जाने वाला जो पौधा है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन ए, अश्वगंधा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर
अगला प्रश्न है 28वां नंबर का। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित सुमेर ने सूची अ दिया है, सूचीबद्ध दिया है, इसको आपको बताना है। तो कौन कौन सा क्या चीज है उसको आपको फाइंड करके यहाँ पर बताना है। तो देखिए प्रकरण है वो आपका आ जाएगा तीसरे नंबर में आ जाएगा। यहाँ पर अदरक में प्रकरण क्या होता है, अदरक में प्रकरण पाया जाता है। आपका स्तंभ कंद है वो आलू में पाया जाता है। शल का कंद है वो आपका लहसुन में पाया जाता है और घन कंद है वो जिमी कंद में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां नंबर के। यहाँ पर देखिए सुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है, गाजर की, तरबूज की, खरबूज की या फिर चुकंदर की। तो यहाँ पर जो सुगर बेबी है दोस्तों वो किसकी प्रजाति है, तो यह आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तरबूज की प्रजाति है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखिए पौधों की वृद्धि नापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पौधा का ग्रोथ होता है दोस्तों, उसको नापने के लिए जो एपरेटस का उपयोग किया क्या जाता है, केस्कोग्राफ, फोनोग्राफ, सिस्मोग्राफ या फिर सोनोग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेस्कोग्राफ है उसका उपयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए रसायन शास्त्र से है, 20 प्रश्न यहाँ पर रसायन से देखेंगे। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से क्यों नहीं। तो यहाँ पर वायुमंडल में दोस्तों आपको नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो पाया जाता है और 20.89% दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में पाया जाता है, जिसको हम साधारणतः 21% के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 32वां नंबर का, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो मोती है दोस्तों वो क्या है, उसकी जो रासायनिक संरचना होता है क्या होता है, आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम का, जो लैंप है उसका उपयोग किया जाता है उसमें सोडियम का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 34वां नंबर का, देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 28 कैरेट का या फिर 20 कैरेट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो शुद्ध सोना होता है वो 23.99% है क्या होता है, ये शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से इसको 24 कैरेट की प्रतिशत के साथ में माना जाता है, सॉरी है ना, क्योंकि ये 99.99% क्या है इसमें शुद्धता है वो पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है 35वां नंबर का, अति मुलायम खनिज टॉल्फ सोनस्टोन मुख्यतः क्या है, मैग्नीज सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, सोडियम फॉस्फेट है, फिर मैग्नीशियम सिलिकेट है। तो यहाँ पर जो सोप स्टोन है दोस्तों उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, तांबा एवं जस्ता के मिश्रण में से निम्नलिखित मिश्र धातु का नाम है, कांसा, गलन मेटल, पीतल, बेल मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो तांबा और जस्ता उसका मिश्रण क्या होता है, ये पीतल होता है, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से एकमात्र तत्व वाला खनिज है, क्वार्ट्ज, टोपाज, ग्रेफाइट, फेल्डस्पार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो एकमात्र तत्व जो खनिज है वो क्या होता है, ग्रेफाइट है वो होता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपर रूप है जो केवल कार्बन का बना रहता है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, फ्रेंसियम, जर्कोनियम, रेडियम और एस्टाटिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो जर्कोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39वां नंबर का, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षस, कॉपर सल्फेट नीलत होता, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉस्टिक पोटास दिया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, कॉपर सल्फेट नीलत होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से
जाना जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों वो कास्टिक सोडा होता है, न कि कास्टिक पोटास होता है ना। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कास्टिक सोडा होता है और यहाँ पर कास्टिक पोटास दिया, इस वजह से क्या होता है ये गलत हो गया। इसको पटवारी का एग्जाम था 2016 और 2021 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, यहाँ पर संकेत दिया हुआ है और उसका नाम दिया है, तो उसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए कांसा है, कॉपर और जिंक है वो बना है, उससे मिलकर बना है। गन मेटल है कॉपर, स्कैंडियम और जिंक से मिलकर। जर्मन सिल्वर है कॉपर जिंक और सिल्वर, और रोल्ड गोल्ड है वो कॉपर और गोल्ड से मिलकर बने। तो यहाँ पर क्या है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर और इस टीन है ना, कॉपर और टीन से यहाँ पर जो कांसा है वो ब्रॉन्ज है वो नहीं बना रहता है। आपका ऑप्शन ए है ना। और यहाँ पर जो आपका 4 है ना, ये है आपका, यहाँ से 3 है, कौन से वाला है ये आपका 3 है, जिंक, कॉपर जिंक और सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। और आपका 4 है रोल्ड गोल्ड है, ये कॉपर और आर्सेनिक, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 बिल्कुल सही। गन मेटल है वो बिल्कुल सही है। एक बार और क्लियर कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 है ना, यहाँ पर जर्मन सिल्वर और रोडोलाट ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपका ये सुमेलित है, पहला और दूसरा सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं को भूपर पट्टी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो भूपर पट्टी से जो प्राप्त होता है दोस्तों धातु, उसको व्यवस्थित रूप से जमा कर लिखना है ना। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम दिया हुआ है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, इसको किस प्रकार से जमा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले क्या चीज आ जाएगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम है वो प्राप्त होता है, उसके बाद आपका जो लोहा है वो प्राप्त होता है, उसके बाद आपका जो कैल्शियम है वो प्राप्त होता है, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद आपका जो डी है वो आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम है, और उसके बाद आपका ये आ जाएगा है ना, 5वां नंबर में ये आ जाएगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ये आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सी, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आपका सोडियम और उसके बाद मैग्नीशियम, ये वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न धातु को वैद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर उनकी वैद्युत चालकता के आधार पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए रजत, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, तांबा, रजत, लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, रजत, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, रजत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, रजत, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, धातु जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है वो कौन सा है। पीडी है, ए है, आर ए है या फिर आयरन है। तो यहाँ पर इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर लेड है वो आ जाएगा है ना, पीडी है, जो पीडी है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां नंबर का। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजिनेज एवं नाइट्रेट रिडक्टेज का अवयव है मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल हो जाएगा मोलिब्डेनम, जो नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज का क्या है एक प्रकार से अवयव है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में गुण दिया है, सूची 2 में उसका धातु है वो उसको दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है दोस्तों, यहाँ पर ये चांदी आ जाएगा। आपका सर्वाधिक आघातवर्धनीय एवं नर्म धातु है, उसमें आपका जो सोना है वो आ जाएगा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो धातु है उसमें आपका एल्यूमिनियम है, और धातु को कमरे के तापक्रम पर द्रव्य होता है वो होता है आपका पारा होता है। पारा ऐसा चीज है जो दोस्तों जो नॉर्मल टेम्परेचर है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो कमरे का ताप माना जाता है, उसमें क्या है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और भूपर पट्टी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो धातु पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है वो पाया जाता है। और साथ में आपका उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी होता है, और सबसे आघातवर्धनीय और नर्म धातु सोना होता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन द्वारा सरलता से अवशोषित होती है। मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको सही आंसर है उसको बताना। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है जर्मन सिल्वर में 25% सिल्वर होता है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्रोमियम होता है। तीसरा स्टेटमेंट है एनलिको का उपयोग स्थायी चुंबक बनने में होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कथन 1 सही है, कथन 2 तथा 3 गलत है, ऐसा दिया है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 गलत है, जर्मन सिल्वर में क्या है 25% सिल्वर है वो नहीं होता है। तथा क्या है 2 तथा 3 क्या है यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा है वो सही है। स्टेनलेस स्टील में 11.5% क्या है क्रोमियम मिलाया जाता है और एनालिको का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन ए है, पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा विषय में लोहा, निकेल, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या चीज है, तो देखिए यहाँ आपका एल्यूमिनियम है वो एक अलग प्रकार से धातु है, बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट है ये चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन एल्यूमिनियम चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर निम्न में से किस खनिज का उपयोग खाद निर्माण में होता है, लेपिडोलाइट में, क्वार्ट्ज में, एस्बेस्टॉस में या फिर एपेटाइट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। खनिज का उपयोग खाद के निर्माण में होता है तो वो क्या चीज है, एपेटाइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 50वां नंबर का, निम्न के मध्य किसमें सिल्वर नहीं है, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक। तो यहाँ पर मध्य जिसमें सिल्वर नहीं होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मन सिल्वर है वो नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर भौतिक शास्त्र से, देखिए एक बल्ब का तंतु बना होता है तांबे से, टंगस्टन से, एल्यूमिनियम से और लेड से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो बल्ब होता है ना, बल्ब हो तो उसमें जो फिलामेंट लगाते हैं बीच में जिससे लाइट है वो जलता है, तो उसमें टंगस्टन धातु है वो लगाया होता है। इसको पटवारी के एग्जाम होता है 2017 उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है ना सूची 1 दी है और सूची 2 दी है, उसको हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर टैकोमीटर है दोस्तों, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, घूर्णन गति को नापने के लिए किया जाता है। पैरोमीटर है, उनका उपयोग है पैरोमीटर का उच्चतम तापक्रम हम उसको नापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर है, उसको आपको विभवांतर नापने के लिए किया जाता है और वोल्टामीटर उसको विद्युत विच्छेदन के लिए नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 53 नंबर का, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर या फिर रेक्टिफायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो चेंज करने वाली जो डिवाइस होती है उसको रेक्टिफायर बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति प्रभावित नहीं होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, घटकर आधी हो जाएगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। तो बैटरी चार्जर है दोस्तों, यहाँ पर बैटरी चार्जर का उपयोग किसमें किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए किया जाता है। बैटरी है उसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना होता है। और आपका डायनोमो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एम्पियर हो करंट को नापने की यूनिट होती है या फिर इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 57वां नंबर का, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, नाभिकीय भट्टियां, क्वांटम सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो यहाँ पर माइकल फैराडे है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत देने की वजह से इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 58वां नंबर का, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, विद्युतमय तार, भू तार, उदासीन तार, फ्यूज तार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उदासीन तार होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल से पूछा गया प्रश्न है भौतिकी में। तो ऐसा प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिले, जैसे लैब टेक्नीशियन है उसमें तो और ज्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5% ए है और बल्ब की शक्ति है 110 वाट, 110 वोल्ट, 440 वाट और 220 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल आ जाएगा, 110 वाट होते हैं। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो 60वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर, मोटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत धारा उसको उत्पन्न करने वाले जो उपकरण होता है उसको जनरेटर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।